Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start some multiple choice question which is related to introduction to accounting for class 11th and theory based accounting for class 11th, right? तो दोनों चैप्टर्स के मिक्स अप कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ विच इज़ बेसिकली ओनली फॉर द क्लास 11th, राइट? और साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. यदि आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट MCQs, राइट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, and some MCQs related to the accounting assumptions chapter, right? Accounting assumptions. So from these two topics I have been taken some multiple choice questions. Today we are going to start. Okay, so let's start it. A very simple question. I will give you some 4 or 5 adjustments. We have to find out कौन सी transactions हैं which is not financial nature and we cannot record it in the books of account, because as you know financial nature transactions should be recorded in our books of account, right? So transactions of financial nature are recorded, as we know, right? Now we have to find out select the transactions which cannot be recorded, right? Which can not be recorded, right? तो वो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम देखते हैं. मैं आपके साथ नोट डाउन कर रही हूँ. सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन देखते हैं कि वो फाइनेंशियल है या नहीं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ जनरल मैनेजर. एक ये पॉइंट है, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल मैनेजर. सेकंड, गुड्स worth rupees 5,000 given as a gift by the proprietor to his wife, right? To his wife. Now the third, quarrel between factory workers. Now fourth, sale of old bike for rupees 12,000 belonging to proprietor, costing rupees 20,000, right? And last, credit purchase of goods. ये कुछ 5 ट्रांजेक्शन्स हैं. हमें इसमें देखनी है कि इन ट्रांजेक्शन्स में से हमें सेलेक्ट करनी है जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसमें एक तो फर्स्ट पॉइंट है, एक थर्ड पॉइंट है और एक फोर्थ पॉइंट है, राइट? क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहे हो आप जनरल मैनेजर को, तो यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं जा रहा है. अब गुड्स हैं 5,000 रुपीज़ के, आपने गिफ्ट दिए प्रॉपराइटर को अपनी वाइफ में, तो यहाँ पर गुड्स जा रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है, आप एंट्री पास कर सकते हो. अब फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में क्वेरल है तो किसी तरह का कोई फाइनेंशियल नेचर नहीं है जो हम रिकॉर्ड करेंगे. अब
वेट अ मिनट, क्वेरल भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये नहीं, फिफ्थ वाला पॉइंट होगा। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, राइट? तो आप इसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे ये वाला पॉइंट। लेकिन फोर्थ क्या है, सेल ऑफ ओल्ड बाइक फॉर 12,000 बिलोंगिंग टू प्रोपराइटर कॉस्टिंग 20,000। तो ये कोई फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं, ये कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसको हम रिकॉर्ड करें, ठीक है? तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ट्रांसफ़र टू जनरल मैनेजर, राइट, दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। नाउ सेल ऑफ ओल्ड बाइक विच इज़ रिलेटेड टू प्रोपराइटर कॉस्टिंग 20,000 12,000 की थी। एंड थर्ड क्वेरल जो कि फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन external user of accounting information। मैं कुछ आपको ऑप्शंस दूंगी, उन ऑप्शंस में से आपने देखना है कि कौन सा एक्सटर्नल यूज़र नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। जिसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहला है क्रेडिटर्स, दूसरा है क्रेडिटर्स लेंडर, तीसरा है मैनेजमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है बैंक। क्रेडिटर्स, लेंडर्स, मैनेजमेंट, बैंक्स। तो इसका हमारा आंसर आएगा थर्ड, मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूज़र नहीं है। बाकी क्रेडिटर, लेंडर, बैंक ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं। मैनेजमेंट हमारे इंटरनल, मैनेजमेंट जो है हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, तो वो एक्सटर्नल में नहीं आती, ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन फ्रॉम whom money is receivable by the firm for sale of goods is called। एक व्यक्ति जिससे फर्म के द्वारा अमाउंट रिसीव किया जा रहा है, सेल, जब गुड्स को सेल किया गया, यानी कि आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसको हमने गुड्स बेचे, फर्म के द्वारा गुड्स को बेचा गया, अब हमें उस व्यक्ति से अमाउंट रिसीव करना है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर क्रेडिटर्स, सेकेंड डेटर्स, नेक्स्ट सप्लायर्स, नेक्स्ट मैनेजर। तो हमारा आंसर होगा डेटर, क्योंकि डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, हमने उसे गुड्स बेचे थे। क्योंकि क्रेडिटर वो होता है जिसको हमें पेमेंट देनी है, तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव के लिए बोल रहा है, देने के लिए नहीं बोल रहा। सप्लायर जो गुड्स को सप्लाई करता है, मैनेजर एक अलग टर्म है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? डेटर, राइट? नाउ नेक्स्ट कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उन ट्रू फॉल्स को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, राइट? तो देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स में किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इट्स यूज़र। ट्रू है कि फॉल्स है? डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो डेफिनेटली यूज़र्स के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। अकाउंटिंग के थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है यूज़र्स के लिए।
right? Second, bookkeeping is maintained by प्रोफेशनल्स ओनली. क्या बुक कीपिंग सिर्फ प्रोफेशनल्स के द्वारा ही मेंटेन की जाती है? ऐसा तो नहीं है. अगर स्किल है वो व्यक्ति तो वो उस काम को कर सकता है. स्पेसिफिकली प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है. अकाउंटिंग में तो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक स्किल व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? लेकिन अगर मैं बुक कीपिंग के मेंटेनेंस की बात करूँ कि बुक कीपिंग मेंटेन कैसे होती है, क्या सिर्फ प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके थ्रू होती है, तो ऐसा नहीं है. बुक कीपिंग तो मैकेनिकल इन नेचर जो होता है उसके लिए होती है, स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जबकि अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे एनालाइज या इंटरप्रिटेशन करनी होती है. इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट, accounting is known as the language of business. The language of business. अकाउंटिंग क्या एक लैंग्वेज है बिजनेस के लिए? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें बताती है कि हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसकी पोस्टिंग करते हैं. ये एक लैंग्वेज है, कला है जो बताती है हमें काम को करने के लिए, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स. बैलेंस शीट is prepared at the end of each accounting पीरियड. जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर्ड की जाती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में. ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर्ड की जाती है, ना कि ड्यूरिंग द ईयर. तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट बात है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिसीजंस या जो भी चीज़ें, जो भी वर्कआउट करना होता है एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो वो एक इंटरनल यूज़र होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट? नाउ ट्रू फॉल्स के बाद अब हम करते हैं फिलअप्स की फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है टू नो दी financial position of a business. To know the financial position of a business, dash is prepared. जब हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं बिजनेस के, तो हमें क्या बनाना चाहिए? हमें उसके लिए बैलेंस शीट बनानी होती है, क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है यूज़र्स को. तो हम जब किसी कंपनी की या किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं तो हमें कौन सी स्टेटमेंट बनानी होती है? हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, राइट? नाउ सेकंड, स्कोप ऑफ accountancy is wider than. जो हमारे अकाउंटेंसी का स्कोप है वो किससे कंपैरिजन में ज़्यादा वाइडर है? दैट इज़ बुक कीपिंग, राइट? बुक कीपिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइडर होता है. नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग
बिगिंस वेयर डैश एंड्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्राइमरी होता है वो हमारी बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग के बाद हमारी अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग कब शुरू होगी? जब बुक कीपिंग की एंड होगी। तो यहाँ पे हमारे फिलिप्स में क्या आंसर आएगा? यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बुक कीपिंग, राइट। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड बाय, bookkeeping is maintained by डैश स्टाफ। जो बुक कीपिंग है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? किस स्टाफ के द्वारा? जूनियर स्टाफ के द्वारा। क्लियर है? क्योंकि उसमें कुछ हमें, क्योंकि बुक कीपिंग के लिए तो हमें मैकेनिकल नेचर का जो होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है स्किल। तो यहाँ पे जूनियर स्टाफ भी बुक कीपिंग को मेंटेन कर लेता है, सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मैं कुछ आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, हमें अरेंज करने हैं उन आइटम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर वी हैव टू अरेंज द टर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। अरेंज द टर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल एरर। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है समराइजिंग। समराइजिंग के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है एनालिसिस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग, राइट। तो हमारा जो इसमें सीक्वेंस होगा, सबसे पहले तो हम करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के बाद हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्योंकि रिकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा जर्नल की फॉर्म में होता है। जब एक बार कोई जर्नल में चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई के लिए हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस और बाकी फर्दर अकाउंट्स बनाते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो इस तरीके से इसको हम क्रोनोलॉजिकली करेंगे, राइट। अब कुछ हमें आइडेंटिफाई करने हैं, कुछ चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने से पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स देने हैं कुछ, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ, किन किन के एग्जाम्पल्स देने हैं देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको सिर्फ फील किया जाता है, उन्हें टच नहीं कर सकते, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो उसमें गुडविल आता है। गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल यानी कि जो नेम रेपुटेशन होती है किसी इंडिविजुअल की, फर्म की, कंपनी की। पेटेंट, ट्रेडमार्क, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ सेकेंड, करंट एसेट। करंट एसेट्स के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? करंट एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। उसमें हमारी कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है और स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ये ईजीली हमारे लिए क्या होते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं, लेकिन यहाँ पर आप अभी कैश, बैंक और स्टॉक के बारे में जानेंगे, राइट। नाउ थर्ड इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स जिनकी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। इसमें हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, ये चीज़ आ सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। ओके, नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ करंट लाइबिलिटी।
करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जहाँ पे आप पेमेंट करते हो विद इन अ 1 ईयर, इसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। करंट लाइबिलिटी में हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ सकते हैं, बिल्स पेबल आ सकते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कुछ इस तरीके से जो है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, जैसे कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। डिफाइन अकाउंटिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, limitations of accounting, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के अलावा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रीवियस वीडियोस में भी मेरे मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि वो मैंने सारे टॉपिक इंडिविजुअली आपको समझाए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा अजम्पशन है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के अंदर नहीं आता। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल वेट अ मिनट which of these is not a fundamental accounting assumption, राइट? बेसिकली हमारे पास जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी होते हैं। तो इसके अलावा कौन सा नहीं है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न, ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होता है। दूसरा है एक्रूवल, ये भी होता है। तीसरा है मटेरियलिटी, ये नहीं है, ये अदर प्रिंसिपल अजम्पशन है। और एक होता है कंसिस्टेंसी, राइट? तो कंसिस्टेंसी है, मटेरियलिटी नहीं है, इसीलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर मटेरियलिटी होता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के अंदर 3 अजम्पशंस शामिल होते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब बिजनेस को शुरू किया जाता है तो हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हम उसको वाइंड अप कर देंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने जो मेथड अप्लाई कर दिया आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं, आप उसको चेंज नहीं करते। 3 एक्सेप्शंस होते हैं यदि आप उसको चेंज करते हैं, जैसे कि अगर एएस खुद कहे या लॉ, मतलब एएस में हो या लॉ कहे, या फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ यू फील देन यू कैन चेंज, अदरवाइज नॉट। एक्रू वेदर अमाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड और नॉट, अमाउंट पेड और नॉट, राइट? You have to record when transactions take place, right? Now next question देखते हैं। Cost of a pen is accounted as an expense and not shown as an asset in a final statement of a business entity due to। पेन की जो कॉस्ट है उसको हम अकाउंट करते हैं एज एन एक्सपेंस, ना कि एज एन एसेट।
एक फाइनल स्टेटमेंट में किसी भी बिजनेस एंटिटी की किस वजह से, ड्यू टू दी, ऑप्शंस आर मटेरियलिटी कन्वेंशन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये एक मटेरियलिटी कन्वेंशन है, क्योंकि पेन की जो कॉस्ट है हम उसको एज एन एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक है, इसलिए उसे मटेरियलिटी कन्वेंशन में डालेंगे। ना तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जाएगा, ना ही मैचिंग प्रिंसिपल में जाएगा, ना ही मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जहाँ पर आप चीज़ों को, ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को, इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो मॉनेटरी में। मैचिंग में उसी साल का रेवेन्यू उसी साल के एक्सपेंस के साथ बराबर होना चाहिए। कॉस्ट में जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो इन सब में ये आंसर मैच नहीं करेगा। मटेरियलिटी कन्वेंशन जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। revenue is recognized when sale is made. Revenue is recognized when sale is made, or service is rendered other than cash is received, is based on। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होती है, जब सेल की जाती है, और सर्विस रेंडर्ड कब होती है, जब अदर देन कैश आपको रिसीव्ड होती है। सर्विस रेंडर्ड होती है अदर देन कैश, सॉरी रादर देन कैश। चाहे कैश रिसीव हुआ हो या ना हो, सर्विस रेंडर हो रही है, और चाहे कैश रिसीव हुआ या ना, गुड्स सेल हो रही है। तो रिवेन्यू को अगर रिकॉग्नाइज जब करेंगे तो किस पर बेस्ड होता है? तो ऑप्शंस हैं गोइंग कंसर्न, assumption, सेकेंड है मैचिंग प्रिंसिपल, थर्ड प्रूडेंस प्रिंसिपल, नेक्स्ट मटेरियलिटी प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है जब सेल की जाती है या सर्विस दी जाती है, रादर देन कैश रिसीव्ड हो या ना हो। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि गोइंग कंसर्न होता है, वो बताता है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज़ फॉर एवर। आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए उसको यूज़ करते हो। प्रूडेंस में क्या होता है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट और फॉरसेबल प्रॉफिट, मतलब इसका मतलब डू नॉट एंटिसिपेट फॉरसेबल प्रॉफिट। आने वाले प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना, जो एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया उसको रिकॉर्ड करो, या लॉस हुआ हो या होने वाला उसको रिकॉर्ड करो, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। मटेरियलिटी भी, तो इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो इसका आंसर है, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बिजनेस transaction
has two aspects, a debit and a credit of इक्वल अमाउंट. हर एक बिजनेस जो है उसमें जो ट्रांजेक्शन्स है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, इक्वल अमाउंट के साथ. तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल है? पहला है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. दूसरा है मैचिंग प्रिंसिपल. तीसरा है अक्रूवल अजम्पशन. चौथा है, फोर्थ वन, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो भी इक्वल अमाउंट से. तो डेफिनेटली उसमें जो ऑप्शंस लगेगा वो डुअल एस्पेक्ट लगेगा, यानी कि दोनों साइड का जो एस्पेक्ट होता है जहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट दोनों की इक्वल अमाउंट शो करते हो. ना इसमें मैचिंग होगा, ना एक्रूवल होगा, ना ही फुल डिस्क्लोजर होगा. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन आर recorded, analyzed and financial statements are prepared from business point of view and not of the owner. ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती. तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है? ऑप्शंस आर अक्रूवल अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी. जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये चीज़ जो है इसके अंदर बिजनेस एंटिटी का प्रिंसिपल लगेगा. राइट. ना एक्रूवल, ना कंसिस्टेंसी, ना ही अकाउंटिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Provision for doubtful debts is created due to which
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो प्रोविज़न बनाया जाता है डाउटफुल डेट्स के लिए क्रिएट किया जाता है वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है? तो इसमें हमारा आएगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है लॉस हुआ हो या होने वाला हो उसको आपने रिकॉर्ड करना है, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। तो प्रोविज़न अगर आप बना रहे हो किसी पर्टिकुलर लॉस को होने के लिए, तो वो भी आप होने वाले लॉस के लिए आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर which accounting principle quality aspect of management is not recorded in the books of account? किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंडर जो क्वालिटी एस्पेक्ट है मैनेजमेंट की वो रिकॉर्ड नहीं की जाती? इसका सीधे सीधे आंसर है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होता है उसके अंदर सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि किसी की क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि क्वालिटेटिव। और क्वेश्चन में पूछा क्या कि क्वालिटी एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में होता है, क्योंकि वो वहाँ पे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी को मेज़र करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द relevance of accounting period principle? व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का रेलिवेंस क्या है? बेसिकली बता दूं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, तो जो टाइमली एक्शन होता है उसको करेक्ट मेज़र करने का वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, यही अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की रेलिवेंसी है। तो हमारा आंसर क्या होगा वो लिखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट are prepared at the end of accounting period so that timely action for correct measures can be taken by मैनेजमेंट। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, राइट? नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द proprietor is treated as liability. Wait a minute. Sorry for the disturbance. Capital introduced
by the proprietor is treated as liability for the business। जो बिज़नेस में कैपिटल प्रोप्राइटर के द्वारा लगाया जाता है उसको एज अ लाइबिलिटी हम मानते हैं बिज़नेस के लिए। किस वजह से? बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्योंकि बिज़नेस और बिजनेसमैन ये दोनों सेपरेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइक बाय वर्कर्स। स्ट्राइक बाय वर्कर्स affect the business। Strike by worker affect the business, yet it cannot be recorded in the books। वर्कर के द्वारा स्ट्राइक करना वो अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, येट इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, जब तक ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। स्ट्राइक कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज are shown as a footnote in the बैलेंस शीट। जितनी भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसे कॉन्टिंजेंट कहते हैं। इट मे बी हैपन और इट मे बी नॉट हैपन, पर्टिकुलर लाइबिलिटी। यदि हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं फुट नोट में बैलेंस शीट के, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि हर एक चीज़ आपको जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है उसके लिए फुट नोट बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स, तो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी होती है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी एडवर्टीजमेंट expenditure is deferred over a certain period till when its benefit is assumed to be received। जितने भी हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम डेफर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टिल व्हेन इट्स बेनिफिट इज अज्यूम टू बी रिसीव्ड। जब तक कि उसके बेनिफिट को मान नहीं लेते कि वो रिसीव्ड हो गया। तो उसके पीछे का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि हमें उस पीरियड की रिवेन्यू और एक्सपेंस को इक्वल करना पड़ता है, इसके लिए हमें मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ MCQ क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।
इस वीडियो में मैंने दोनों चैप्टर के कॉम्बिनेशंस के साथ MCQ को बनाया है ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।